नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 19 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मैं और मेरा देश। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 19 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 19 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 19 है और इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। स्वदेश प्रेम, नैतिक मूल्यों का विकास, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, विलोम शब्द, मुहावरों का प्रयोग, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलना, शुद्ध करके वाक्य बनाना, विशेषण से संज्ञा बनाना, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने, अगले पेज में पढ़ते हैं, तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। आप यहां पे देख रहे हैं जो घटना यहां पर हुई स्वामी जी के साथ में, वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां जापान के एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसा या ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है,
साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तो तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर और उधर की इधर लगाते हैं। अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशाला में या फिर दूसरे ऐसे स्थानों में सीढ़ियों पर, कोनों में पीक थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार इस पाठ के जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। निश्चित रूप से इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हम जिस देश में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जिस देश की माटी का अन्न खा रहे हैं तो वहां का हमें गान ही करना चाहिए। वहां के बारे में हमें एक भी गलत शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि पुत्र हमारा कितना ही गलत काम कर ले, हमें वो अच्छा ही लगता है, हम कभी उसे बुरा नहीं कहते। और हम देखते हैं कुछ नागरिक लोग अपने ही देश की कहीं भी बुराई करने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का आशय यह है, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की माटी का हम अन्न खा रहे हैं, जहां पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। हमें अपने देश के बारे में अच्छी बातें ही करनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। यदि इन प्रश्नों में से एक का भी उत्तर हां आता है तो देश का सम्मान बढ़ेगा नहीं, घटेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी नहीं। ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जो लेखक हैं उनका परिचय जानते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में आप अनेक बार कारावास गए और आप प्रतिष्ठित पत्रकार थे। आपकी महत्वपूर्ण कृतियां जिंदगी मुस्कुराई, आकाश छोर और धरती के फूल आदि हैं। इस प्रकार से लेखक का परिचय है। अब हम चलते हैं अभ्यास में। बोध प्रश्न। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अब शब्दकोश आप जानते हैं आपके बुक के अंत में दिए हुए हैं, वहां से आप इन शब्दों का अर्थ ढूंढेंगे और यहां लिखेंगे। आग्रह का मतलब होता है अनुरोध, श्रेष्ठ का मतलब होता है उच्च और आघात का मतलब होता है धक्का या चोट। सुरक्षित का मतलब होता है अच्छी तरह से रखना। अपशब्द का मतलब होता है बुरे वचन। मुग्ध का मतलब होता है मोहित और निषिद्ध का मतलब होता है रोग और ठेलम ठेल का मतलब होता है धक्का मुक्की। लांछित का मतलब लज्जित। दुर्लभ का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होना। आचरण का मतलब होता है व्यवहार। शिष्ट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। वर्जित का मतलब होता है मना और पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रहालय। विलंब का मतलब होता है देरी। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर शब्दकोश से इनका अर्थ ढूंढ के यहाँ पे इन शब्दों का अर्थ लिखा है। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं। पहला प्रश्न है, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? तो उत्तर लिखते हैं, जापान की यात्रा भारतवर्ष के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी कर रहे थे। प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल्य मांगा? तो उत्तर लिखते हैं, एक जापानी युवक स्वामी राम तीर्थ जी के लिए फल लेकर आया और फलों के मूल्य के रूप में उसने स्वामी जी से कहा कि वे अपने देश लौटने पर किसी से यह ना कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है?
तो उत्तर लिखते हैं, वास्तव में हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा कार्य सीधे तौर पर हमारे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उससे सिर्फ हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है। साथ ही जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारे साथ साथ देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या आप फलों का मूल्य लेते? सोचकर लिखिए। तो उत्तर लिखते हैं, यदि हम उस जापानी युवक की जगह होते तो हम भी वही करते जो उस युवक ने किया। अगला प्रश्न है, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो उत्तर लिखते हैं, जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। अगला प्रश्न है, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? उत्तर लिखते हैं, अक्सर हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन। हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है इत्यादि। तो ये सब बातें हमको नहीं करना चाहिए। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? तो उत्तर लिखते हैं यहाँ पे तीसरा वाला, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस पे आप टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। आप इस पे सही का निशान लगा देंगे। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सही का निशान लगा दीजिए। केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकना चाहिए, गलत बात, गलत का निशान लगाइए। कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए, गलत बात, गलत का चिन्ह लगाइए। ऐसा कार्य करे जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए, गलत बात, गलत का चिन्ह लगाइए। घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब भाषा अध्ययन का अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हम इस पेज के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। नीचे बनी तालिका में वर्ग क के सामने उनके विलोम शब्द वर्ग ख में दिए गए हैं, शब्दों को खोजकर लिखिए। चलिए, अब यहाँ पे ताजा आप शब्द देख रहे हैं, ताजा शब्द का विलोम क्या होगा? यहां होगा बासी। दुर्लभ का क्या होगा? सुलभ होगा, ठीक है ना। श्रेष्ठ का क्या होगा? श्रेष्ठ का होगा हीन। और सुरुचि का क्या होगा? कुरुचि। और स्वीकार का क्या होगा? अस्वीकार। इस प्रकार से आपको विलोम शब्दों से मिलान कर देना है। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो ऊपर था कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द कौन कौन से हैं? आग्रह, दुर्लभ, गौरव, आघात, प्लेटफॉर्म, मुग्ध और वांछित। तो आग्रह शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे एक गिलास पानी दे दें। तो इस वाक्य में आग्रह शब्द आ गया। चलिएगा, दुर्लभ शब्द, अब दुर्लभ शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, चिड़ियाघर में कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी थे। तो इस वाक्य में दुर्लभ शब्द आ गया। चलिए, अगला है गौरव, हमें सदैव अपने देश के गौरव का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा इस वाक्य में गौरव शब्द का यहां पर वाक्य में प्रयोग हो गया। अब अगला शब्द आघात, वाक्य में प्रयोग करते हैं, हृदय आघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस वाक्य में आपने देखा आघात शब्द जो है हमने इस वाक्य में प्रयोग कर लिया। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, दिल्ली की ओर जाने वाली पैसेंजर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। तो इस वाक्य में हमने प्लेटफॉर्म शब्द यूज कर लिया। चलिएगा, अगला शब्द है मुग्ध। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, ताजमहल की सुंदरता देखते ही पर्यटक मुग्ध हो जाते हैं। तो इस वाक्य में हमने देखा मुग्ध शब्द का जो है वाक्य में प्रयोग हमने कर लिया। अगला शब्द है वांछित। तो ईश्वर ने उसे मन वांछित फल दिया है। तो हमने वांछित शब्द का वाक्य में प्रयोग किया और आपने इस वाक्य में देखा वांछित शब्द ये आ गया।
अगला है प्रश्न क्रमांक 3, इसी के आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए, अर्थ दिया हुआ है, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है। सिर ऊंचा करना, इसका अर्थ है सम्मान बढ़ाना। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, सैनिक अपने साहस से देश का सिर ऊंचा करते हैं। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा, कलंक का टीका लगाना, मतलब बदनामी करना। तो यहां पे वाक्य में प्रयोग करेंगे, रावण ने अपने कुकृत्य से अपने पिता के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रतिष्ठा पर आंच ना आना, मतलब सम्मान घटना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर तनिक भी आंच आए। अगला है इधर उधर की हाँकना, इसका अर्थ है व्यर्थ की बातें करना और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, इधर उधर की मत हाँको, काम की बात करो। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, जो प्रश्न क्रमांक 3 था। ठीक है ना। यहाँ पे इतनी सी जगह में वाक्य में प्रयोग जो है, यहाँ पर वाक्य लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने उसको वहां पे कंप्लीट किया है। अब उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए। जैसे हिंदुस्तान है तो नया शब्द बनाए हमने यहां पर हिंदुस्तानी, नेपाल नेपाली, भूटान भूटानी, गुजरात गुजराती, बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, तिब्बत तिब्बती। इस प्रकार से वचन के अनुसार उदाहरण देखकर क्रिया का रूप बदलकर लिखिए। अब यहां पे देखिएगा, वचन के अनुसार, अब यहां पे देखिए, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। अब यहां पे देखिएगा, हम जो है क्रिया का रूप बदलेंगे। यहां पे पुलिस ने कई चित्र बरामद किए, तो यहां पे देखिए आपने, तो कई चित्र आया, यहां पे एक चित्र और यहां पर कई चित्र। इस प्रकार से अब देखिएगा, बालक ने एक खिलौना खरीदा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, बालकों ने, किसने, बालकों ने कई खिलौने खरीदे। इस प्रकार से आपको यहां पे क्रिया को बदलना है और लिखना है और वचन के अनुसार। अब बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, यहां लिखेंगे बालिकाओं ने कई पुस्तकें खरीदी। रमेश ने एक पेन खरीदा, रमेश ने कई पेन खरीदे। इस प्रकार से जो है इनको आप यहां पे लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। अब निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, हम अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सही हो जाएगा। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो यहां पे हम उत्तर में लिखेंगे शुद्ध करके, परमात्मा के अनेक नाम हैं। ठीक है ना। ग नंबर, बैल और गाय साथ साथ चर रही हैं, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, बैल और गाय साथ साथ चर रहे हैं। अगला है एक गुलाब की माला लाओ, तो इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे, गुलाब की एक माला लाओ। राम के पास केवल मात्र एक पुस्तक है, तो इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे, राम के पास मात्र एक पुस्तक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसको कंप्लीट करेंगे। अब नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने खाली स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे देखिएगा, ये विशेषण शब्द है, इसका हमको यहां पर संज्ञा शब्द लिखना है। जैसे देसी, तो देसी शब्द मतलब ये विशेषता बता रहा है। जापानी, तो विशेषता बता रहे हैं उस आदमी की, बोले जापानी है। प्रतिष्ठित, ये विशेषता है। व्यवहारिक, विशेषता है। मोहित, विशेषता है। अब इसका संज्ञा शब्द, देसी का देश हो जाएगा, जापानी का जापान हो जाएगा, प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठा हो जाएगा, व्यवहारिक का व्यवहार हो जाएगा और मोहित का मोह हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक का पाठ जो 19 है, हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ को पढ़ा, साथ ही इस पाठ के अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।